हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पिछले कुछ समय से हमारे वीडियो नहीं आ पा रहे थे, कुछ कारणवश। अब वीडियो कंटिन्यू आएंगे। आज का जो वीडियो है ये पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चंस आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे या जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो हम करने जा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यानपूर्वक इनको करिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है। यह राजस्थान पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो पहला है, पर्यावरण की कार्यप्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। ये तो सही है। दूसरा है, पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान होती है। ये भी सही है। तीसरा है सी, पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का भंडार नहीं है। दोस्तों, पर्यावरण भौतिक और जैविक दोनों ही संसाधनों का भंडार है। ठीक है, तो सी इसका गलत होना चाहिए। डी देखते हैं, पर्यावरणीय व्यवस्था में स्वयं संवर्धन की क्षमता विद्यमान होती है। हाँ, तो ये भी सही है। मनुष्य जो भी कहीं भी अगर जंगल साफ करके पेड़ पौधे साफ कर देता है और अगर उसको छोड़ देता है तो फिर दोबारा जंगल अपने आप पेड़ पौधे उगने लगते हैं और एक जंगल का रूप दोबारा ग्रहण कर लेता है। तो यानी कि पर्यावरण में स्वयं संवर्धन की क्षमता विद्यमान है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक नहीं। ये गलत है, क्योंकि पर्यावरण जैविक और भौतिक दोनों ही संसाधनों का भंडार है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है। प्राकृतिक नियम की बात कर रहा है दोस्तों, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी, मानव प्रेरित पारिस्थितिक तंत्र। खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा प्रवाह और जैव भू रासायनिक चक्र जो प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है, जबकि मानव प्रेरित पारिस्थितिक तंत्र यह प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है, क्योंकि इसमें मानव अपने अनुसार फेरबदल करता रहता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। एकदम सही है। कारण है, पर्यावरणीय शक्तियों या प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। दोस्तों, इसमें दोनों सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देख लीजिए, पर्यावरणीय अपार शक्ति का भंडार है। आप जानते हैं कि पर्यावरण जिसमें कि भूकंप, सुनामी या फिर जो भी प्राकृतिक आपदाएं भी आती है तो मानव उनको रोक नहीं सकता है और न मानव उनको उत्पन्न कर सकता है उस क्षमता के अनुसार। इसलिए अपार शक्ति का भंडार है। शक्ति बहुत ही इसकी विस्तृत है। अब पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। तो दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है। गलत की बात पूछ रहा है। तो जैव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। ये तो सही है। जैव मंडल में भौतिक एवं जैविक दोनों तत्व विद्यमान होते हैं। तो भौतिक तत्व में पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झील, ये सभी भौतिक तत्व हो जाएंगे। और जैविक तत्व में हो जाएगा पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब जैविक तत्व हो जाएंगे। तो ये भी सही है। हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। मृत अवयवों को अपघटित करने का जो कार्य है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, अपघटनकर्ता होते हैं, वो सब करते हैं। इसका सी गलत होना चाहिए। डी क्या है, अपघटन अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 4 का सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वनों को काटने का परिणाम क्या होता है। इसमें है कि वर्षा और नमी में वृद्धि, मिट्टी का क्षरण एवं अनियंत्रित बाढ़, उष्णता में कमी। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि वनों को काटने से मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़ होगा। और वर्षा और नमी में वृद्धि होती है जब वन लगाए जाते हैं या फिर घने जंगल होते हैं, वहाँ पे नमी में वृद्धि होती है। और जब वन ज़्यादा रहेंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा उत्पन्न करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सोखेगा। तो ऐसे जो उससे जो वैश्विक तापन है उसकी समस्या कम होगी, तो उष्णता में कमी भी आएगी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है। तो इसमें हो जाएगा वायुमंडलीय परिवर्तन, प्रदूषण का खतरा, भूमि संरक्षण,
उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, क्योंकि वायुमंडल परिवर्तन होगा, ये भी कन्फर्म है। प्रदूषण भी बढ़ेगा, वन नहीं रहेंगे तो प्रदूषण बढ़ता जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का असर बढ़ेगा, धूल कण जो कुछ वृक्ष हैं जो धूल को सोखते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे तो प्रदूषण का खतरा बढ़ेगा। अब भूमि संरक्षण को भी इसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ेगा, अब भूमि का कटान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का युग पर्यावरण है। ये पूछा गया कि ये किसका कथन है। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का युग पर्यावरण है, इसको कहा ए फिटिंग ने। ए फिटिंग, इसको याद करना होगा, ए फिटिंग याद कर लीजिए बार बार, ए फिटिंग। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। आगे देखते हैं। अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, भौतिक वातावरण की बात कर रहा है। भूमि, मिट्टियाँ, खनिज, बस्तियाँ। तो भूमि है, भूमि के रूप, मिट्टियाँ, खनिज, ठीक है, और बस्तियाँ। दोस्तों इसका जो बस्तियाँ हैं ये मानव निर्मित हैं, ये भौतिक वातावरण का नहीं है। अब भूमि के रूप, मिट्टियाँ, खनिज, यह प्राकृतिक है, यानी भौतिक वातावरण के तत्व हैं। इसमें बस्तियाँ, इसका आंसर डी हो जाएगा। सतत व अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है। सतत व अस्थायी विकास, यह ऑप्शन सी है, नवनियतिवाद अवधारणा से संबंध रखता है, नवनियतिवाद, ठीक है। सतत व अस्थायी विकास का अर्थ है कि वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना और भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी संसाधन है उसको बचाए रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है, यानी पर्यावरण की रचना किन किन तत्वों से मिलकर होती है। तो इसका होगा जैविक तंत्र से, भौतिक तंत्र से, भौतिक और जैविक, या फिर भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों के पारस्परिक क्रिया से। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों के पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में वन क्षेत्र उसे कहा जाएगा जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। तो 50% से कम जिस क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है उसे वन क्षेत्र कहेंगे, या इसका आंसर होगा 50% से कम, यानी ए। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक, पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है। तो कार्ल रिटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता रहता है बार बार कि किसने कहा है, किसने इसका प्रतिपादन किया है। तो कार्ल रिटर। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण से अभिप्राय है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। तो भूमि, जल, वायु, पौधों या पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो उनके चारों ओर अस्तित्व में है, ये तो पर्यावरण में आएगा। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घिरे हुए हो, ये भी आएगा, क्योंकि व्यक्ति जहाँ भी है उसके चारों ओर घिरे हुए तो उसका एक वातावरण है, हवा है, पानी है, धूप है, ये सभी आ जाएगा। भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था अंतः संबंधित होते हैं, ये भी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे से बार बार पूछता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। तो दोस्तों ये सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष होगा, इसका आंसर जो है ए, सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। आगे बढ़ते हैं। सतत विकास, जैसा कि आप जानते हैं कि भविष्य की जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना और वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना, मतलब कि कोई भी जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उनका सीमित दोहन करना, इसका सीधा सीधा अर्थ यही है। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जैव विविधता का संरक्षण तो होना ही पड़ेगा, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, ये भी सही है। निर्धनता को घटाना, तो जब निर्धनता घटेगी तो लोग जो जंगल काट कर या लकड़ी जलाकर अपना भोजन पकाते हैं या फिर जो जंगल पर निर्भर है, जंगल का दोहन करते हैं, वो सब
जब समाप्त कर देंगे या छोड़ देंगे, जब निर्धनता समाप्त हो जाएगी तो सब भी बच जाएगा, संरक्षण होगा। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संक्रमण या इकोटोन। एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है तो इकोटोन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, संक्रमण इकोटोन याद कर लेना है। धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। दोस्तों अब ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो धारणी विकास किसकी बात करता है, तो प्राकृतिक संसाधनों की बात करता है। अभी हमें बताया ना कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं करना है, उनका इस प्रकार प्रयोग करना है कि आने वाली पीढ़ियों को भी उसका लाभ प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं। भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो धारणी विकास का सबसे अच्छा स्रोत है जल विद्युत, क्योंकि कोयला अभी है एक सीमित मात्रा में उपलब्ध है, समाप्त हो जाएगा। खनिज तेल जो भी है वो भी सीमित मात्रा, वही समाप्त हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा ये भी सीमित मात्रा में उपलब्ध है, ये भी समाप्त होगा। लेकिन जल विद्युत जो है, जल वर्षा होगी, ग्लेशियर से जल निकलेंगे, नदियाँ बहेंगी, डैम बनाकर जल को रोककर जल विद्युत बनाया जाता है। तो ये एक लगातार चलने वाली क्रिया है, वर्षा कभी बंद नहीं होगी, कम या ज़्यादा हो सकती है लेकिन कभी बंद नहीं होगी। तो ये धारणी विकास के लिए सबसे उपयुक्त स्रोत है जल विद्युत। आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस माना जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, ये क्वेश्चन अभी पीछे भी ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था। तो इसका धारणी विकास का तो होगा ही, पर्यावरण सुरक्षा से। गरीबी कम करना भी इससे संबंधित है। कागज़ के थैलों का प्रयोग भी इसमें शामिल है। वातानुकूलन इसका आंसर होगा। वातानुकूलन का पर्यावरणीय सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि कागज़ के थैलों का जब प्रयोग करेंगे तो प्लास्टिक का प्रयोग कम करेंगे। अब प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होगा तो प्रदूषण नहीं होगा। अब प्लास्टिक जल्दी गलता नहीं है, जिससे मिट्टी में अगर पहुंच जाए तो उसकी उर्वरा क्षमता समाप्त कर देता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। बहुत ही फेमस क्वेश्चन आयोग का है, इसका आंसर हो जाएगा बी 1986। वन संरक्षण अधिनियम 1980 को, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में, अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, और वन अधिनियम 1988 में आया इसके बाद। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रियो +20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था। दोस्तों रियो +20, तो रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में, 1992 में, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, ठीक है। और उसके 20 साल बाद रियो +20, उसके 20 साल बाद यानी 2012 में रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था फ्यूचर वी वांट, ठीक है, फ्यूचर वी वांट। तो क्वेश्चन बार बार बनाता है रियो +20, रियो +10। तो रियो +10 हुआ था 2002 में जोहान्सबर्ग में, और प्लस रियो +5 भी 1997 में हुआ था। तो इसको ध्यान दीजिएगा, रियो +20 कब हुआ, 2012 में, रियो +10 कब हुआ, तो 2002 में, रियो +5 कब हुआ, तो 1997 में। अब पहला रियो सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा फ्यूचर वी वांट। आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर समाचारों में आने वाले रियो +20 सम्मेलन क्या है। दोस्तों देखिए बार बार आ रहा है, तो क्या है, यह धारणी विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है। धारणी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। इसका आंसर हो जाएगा ए। IAS में क्वेश्चन पूछा है 2015 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धारणी विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है,
प्रस्तावित किया था। ठीक है। और दूसरा है कि धाड़ी विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। दोस्तों अभी हम लोग पढ़ा ना कि धाड़ी विकास कब आया, 1992 में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ, वहाँ से आया है। तो यानी इसका पहला आंसर गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, धाड़ी विकास का लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करना है, तो इसका केवल 2 यानी कि बी आंसर इसका सही हो जाएगा। धाड़ी विकास का लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करना है। इसमें कुल 17 लक्ष्य हैं। ठीक है, 17 टारगेट हैं, इनको 2020 तक प्राप्त करना है, जिसमें मुख्य रूप से है, पहला है गरीबी के सभी रूपों को विश्व से समाप्त करना, फिर दूसरा है भुखमरी, तीसरा है स्वास्थ्य, फिर है शिक्षा, लैंगिक समानता, सभी के लिए स्वच्छ पानी, सस्ती टिकाऊ ऊर्जा। इसी तरह करते हुए सब 17 लक्ष्य इसमें शामिल हैं, जो 2015 में लाया गया। और इसका लक्ष्य था कि 2015 से 2030 के बीच में इन 17 लक्ष्यों को प्राप्त कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इसमें 17 लक्ष्य और 169 उप लक्ष्य शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। समाचारों में कभी कभी देखने वाला एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एजेंडा 21 की बात कर रहा है। यह धाड़ी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, ये तो सही है। ये 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धाड़ी विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि धाड़ी विकास के लिए कार्य योजना है, तो इसका केवल एक ही सही होगा, 2 नहीं, यानी इसका आंसर केवल 1 यानी ए होगा, ए। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। अभी मैंने बताया ना कि पृथ्वी +5 या फिर रियो +5 तो आएगा, तो क्या होगा 1997। इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, रियो सम्मेलन भी कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1997। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोत्तम पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2018 किसे सम्मानित किया गया, तो ये नरेंद्र मोदी को दिया गया था। ठीक है, करंट का क्वेश्चन था, आरओ में पूछा था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है। तो दोस्तों पहले तो योजना आयोग हो सकता था, लेकिन अब आंसर होगा नीति आयोग। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन कि भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है, तो नीति आयोग, इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। अभी मैंने बताया ना सतत विकास लक्ष्य में कुल 17 लक्ष्य हैं, 169 उप लक्ष्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा SDG 6 सतत विकास गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, जो क्या है पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करता है। ठीक है, इसमें कहा गया कि सभी के लिए स्वच्छता और साफ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। ठीक है, अगला दूसरा क्या है, मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। जो मवेशी हैं पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। ठीक है, तीसरा है कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। ये तीनों सही हो जाएगा, इसका आंसर होगा डी, तीनों सही है। ये IAS में क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है PCS में या अन्य परीक्षा में किसी एक को इसमें देके पूछ ले। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं यानी माइक्रोबिट्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है। ये समुद्री परितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। ये बच्चों में त्वचा कैंसर का कारण मानी हो सकती हैं।
ये इतनी छोटी होती है कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। अक्सर इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये समुद्री परितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? दोस्तों, वैश्विक 500 पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पर्यावरण संरक्षण। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण को कहा जाता है? मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। ऑप्शन बी, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, ऑप्शन बी। पीसीएस 2019 में सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण है, बताना है कि क्या है। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, ये तो सही है। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, सही है। अगला है कारण, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ी की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी करे। तो दोस्तों, ये दोनों सही है। अब कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। फिर से देख लीजिए, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, ये कथन है। कारण हो जाएगा क्योंकि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ी की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। ठीक है, इसका ए हो जाएगा, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।